हेलो दोस्तों, आप सभी वर्ष का बहुत बहुत स्वागत है हमारे संस्थान स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज से हम लोग जो है अपने इतिहास की जो सीरीज होगी वो कंटिन्यू करेंगे। अगर यहाँ पर हम सीरीज के फीचर्स की बात करें तो जो हमारी सीरीज होगी वो बाइलिंगुअल होगी। और आपको पता ही है कि भारत के इतिहास तीन भागों में बटा हुआ है। एक तो आपका होगा प्राचीन इतिहास, है ना, और एक होगा आपका मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद आधुनिक इतिहास। अब कोई भी सब्जेक्ट जो हमारे एग्जाम में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, एक लैंग्वेज हो गई है, इतिहास है, भूगोल है, बहुत सारे सब्जेक्ट जो आते हैं हमारे एग्जाम में जिनको हम जीएस में रखते हैं। तो एक तो होता है पढ़ने का उद्देश्य कि उनको पढ़ करके हमें टीचर बनना है, बाद में पढ़ाना है। एक दूसरा तरीका होता है कि हमें पढ़ना है और पढ़ करके अपना कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है। तो जब हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमें पढ़ करके अपना कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हम दूसरे मेथड पे ही चलेंगे, क्योंकि आप वास्तव में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वहां पर मायने ये रखता है कि क्या पढ़ा जाए और कितना पढ़ा जाए। भाई इतिहास अपने आप में बहुत सिलेबस है, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। हमारा संस्थान सबसे पहले आपके सिलेबस का, भाई वो क्या कहते हैं, समीक्षा की जाती है, समीक्षा करता है हमारा संस्थान। और फिर जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा कंटेंट तैयार होता है। ठीक, उसके बाद अध्यापक की भूमिका क्या होती है कि सब कुछ कंटेंट में, यानी कि पीडीएफ आपको दी जाएगी, सब कुछ इंक्लूडेड है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें यहाँ पर उतना ही इंक्लूड किया गया है। उसमें भी जो अति महत्वपूर्ण है उन चीजों को हम अंडरलाइन करेंगे, उन चीजों को हम समझाएंगे। ठीक है। तो ये एक अध्यापक की भूमिका होती है। अगर आपका ये एम है कि नहीं हमें अपना कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो सबसे पहले कई चीज़ों पे वो निर्भर करते हैं। ऐसा कहीं, भाई ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। क्या खास है एससीएस में? सीएस में खास ये है कि जो हमारा कंटेंट होता है, जो आयोग की प्रकृति होती है, प्रश्न पूछने की जो प्रकृति होती है, उसके अनुसार हमारा जो कंटेंट है वो डेवलप होता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर डिलीवरी होती है ना। और अध्यापक की भूमिका ये होती है कि पिछले कई वर्षों के प्रश्नों का क्या कहते हैं, अध्यापन करने के बाद हम ये समझने का प्रयास करते हैं आयोग में प्रश्न पूछने की प्रकृति क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना सिलेबस जो है डेवलप करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम डिलीवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो आज जो हमारी होगी वो एंशियंट हिस्ट्री की पहली क्लास होगी। जब हमारी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो हम मेडाइवल करेंगे और उसके बाद फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जो है आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इस तरीके से 3 चरणों में जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहली वीडियो क्लास को। पहली हमारी ये वीडियो क्लास है। पहला, सबसे पहले समझेंगे वास्तव में इतिहास का अर्थ क्या है। यहाँ पे जो लिखा है वो तो पीडीएफ में मिलेगा ही मिलेगा। सीधी सीधी सी बात यह है कि इतिहास का मतलब है कि मानव जीवन का जो अतीत है उसके विषय में जो हम अधिगम करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो इतिहास है। मानव जीवन के अतीत की किस तरीके से प्रक्रिया थी, किस तरीके से जीवन यापन हुआ, किस तरीके से मानव एक आदि मानव से एक सभ्य मानव बना है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। कुछ चीज़ों के हमारे पास ऐतिहासिक स्रोत हैं, उनको हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। कुछ समय के लिए हमारे पास ऐतिहासिक स्रोत नहीं है, है ना। और उसके बाद जो ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनको हम पढ़ने में सक्षम हैं, सभी चीज़ों का एक समग्र रूप से जो अध्ययन है वो हम इतिहास के अध्ययन करते हैं। इतिहास हमारे लिए जरूरी भी हो जाता है ताकि किस तरीके से मानव जाति का विकास है वो हम समझ सकें, है ना। तो मानव जाति का जो अधिगम होता है प्राचीन समय के, उसकी जीवन शैली का हम जो अधिगम करते हैं वही हमारा इतिहास कहलाता है। और जो इतिहास शब्द है वो जो ग्रीक शब्द आपका हिस्टीरिया है उससे मिलकर बना हुआ है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे नहीं है, ठीक, यहाँ से नहीं पूछता योग, लेकिन फिर भी कम से कम आप आगे अध्यापन करने जा रहे हैं, एक लंबी जर्नी चलेगी, जो भी चलेगी। अब 35-40 घंटों की जर्नी होगी। उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को कम से कम इतना तो मालूम हो कि इतिहास है क्या। तो इतिहास जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड जो हिस्टीरिया है, जो ग्रीक वर्ड हिस्टीरिया है उससे मिलकर के बना है ना। जो आपका ग्रीक शब्द हिस्टीरिया है उससे मिलकर बना हुआ है आपका हिस्टीरिया, आपका इतिहास शब्द, है ना। ये ग्रीक वर्ड है, वहीं से मिलकर के बना है आपका इतिहास शब्द, है ना। अतीत की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। संस्कृति मानव के समस्त क्रियाकलापों को दर्शाती है, जबकि सभ्यता भौतिक उपलब्धियों पर केंद्रित है। अब इसके बाद आप बढ़ेंगे आगे। अगला है, सर्वप्रथम अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है ना। सबसे पहले जो ये शब्द है कौन सा, इतिहास। ये अब फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है
पूछा जा सकता है कि जो इतिहास है सर्वप्रथम अथर्ववेद में जो इतिहास शब्द है ये हमें उल्लेख जो है किस वेद में या किस ग्रंथ में प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है भाई कि अथर्ववेद में हम इसको प्राप्त करते हैं ना। कौटिल्य ने कहा था। अब कुछ स्टेटमेंट पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई एग्जामिनर है, कहीं अगर हमारी ये स्थिति है कि डू और डाई, हमें एग्जाम को तो क्वालिफाई करना है या तो फिर फेल ही होना, मतलब फिर कुछ भी नहीं है ना, तो वहां पर हमें हर तरीके से तैयार रहना होगा कि ये स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं कि भाई फला स्टेटमेंट इतिहास के संबंध में किससे संबंधित है। इतिहास शब्द का पहला उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है, तो अथर्ववेद में प्राप्त होता है ना। जैसे कौटिल्य का यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द किंग शुड स्पेंड सम टाइम एवरी डे इन लिसनिंग टू हिस्ट्री, यानी कि जो राजा है उसको अपना कुछ समय प्रतिदिन जो है इतिहास के अध्ययन में देना चाहिए, ताकि हम चीजों को, साम्राज्य को किस तरीके से हमें आगे पॉलिसीज बनानी है उनको हम कंटिन्यू कर सकें। भाई हम बताएंगे ना कि हमारा जो पिछले समय के प्रधानमंत्री थे, या फिर यूं समझ सकते हैं कि जब 1962 की जो लड़ाई हुई थी उसमें हमने क्या गलतियां की थी, हमारी फॉरेन पॉलिसीज क्या थी, किसकी वजह से हमारे, अगर हम इन सभी को नहीं पढ़ेंगे तो आने वाला किसी भी समय अगर वार होगा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं अतीत की घटनाओं से हमें सीखने को मिलता है ना, इसलिए इतिहास बहुत जरूरी जीवन में है। तो ये कौटिल्य का हो गया स्टेटमेंट। इसके बाद एक हुए हैं E.H. कार, इनका था कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। कितना ब्यूटीफुल इनका स्टेटमेंट है। फिर ब्यूरी का यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि इतिहास विज्ञान है, ना उससे कम है और ना उससे कम है। उन्होंने वास्तव में विज्ञान माना है। विज्ञान का मतलब क्या होता है, जिसमें हम सिस्टमैटिक नॉलेज करते हैं, हम जिसमें सिस्टमैटिक तरीके से क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं उसको विज्ञान कहते हैं। तो इतिहास में भी तो क्रमबद्ध ही ना ज्ञान होता है कि भाई पहले इतने महाजनपद थे, फिर किस तरीके से महाजनपद से चीजें आगे बढ़ी, कंटिन्यूअस हुई ना, फिर जनपद हुए, तब कैसे कैसे इवोल्यूशन हुए हैं, उसी तरीके का अध्ययन यहाँ पर भी तो करते हैं। तो ब्यूरी का जो स्टेटमेंट है कि इतिहास विज्ञान है, ना उससे कम है और ना उससे ज्यादा, ठीक है। ये आपका किसका हो गया, तो ये ब्यूरी का। हिस्ट्री इज साइंस, नथिंग नथिंग लेस नथिंग मोर, ये स्टेटमेंट हो गया आपका ब्यूरी का। ये सारे स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बेकन का एक स्टेटमेंट हुआ है, इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। बर्नी का एक इतिहास है ना, कि उन्होंने क्या कहा, बर्नी ने इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा है। कितना ब्यूटीफुल इनका भी स्टेटमेंट है कि भाई इतिहास जो है वो विज्ञानों की रानी है। ये किसका स्टेटमेंट हो गया, बर्नी का। फिर अबुल फजल का स्टेटमेंट आया, इतिहास एक चिकित्सालय है जहां, इतिहास एक चिकित्सालय जहां पर व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है ना, उदासी का इलाज कराता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टेटमेंट है। अबुल फजल का है, बर्नी का है, E.H. कार का है, एक ब्यूरी का है, चाणक्य का है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें एग्जाम कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो एक तरफ इतिहासकार होंगे, एक तरफ इतिहास संबंधित उनके जो है स्टेटमेंट होंगे, मैच कराने के लिए दे देंगे। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप आसानी से कर लेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप समस्यात्मक रूप से ग्रसित हो जाएंगे, है ना। आगे इतिहास को महत्व को देखते हुए कलिंगवुड ने कहा, हम एक ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं जिसमें दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि 1600 से 1900 के बीच प्राकृतिक विज्ञान था, है ना। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। इन्होंने क्या माना है कि जो पुरातात्विक आपके सामग्री है ना, उसको इन्होंने क्या माना है, सर्वश्रेष्ठ कसौटी माना है ना। यह कथन किसका है, राहुल सांकृत्यायन का। ये भी याद रखना, पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, ये राहुल सांकृत्यायन, है ना। इनको घुमक्कड़ लेखक भी कहा जाता था, यायावर, इनको यायावर मतलब आज यहाँ कल वहाँ, वोल्गा से गंगा तक की इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। और जहां तक मैं सही हूँ, इनका जो जन्म है वो आजमगढ़ में हुआ था, यूपी के आजमगढ़ में इनका जो है जन्म हुआ था, राहुल सांकृत्यायन का। तो यहाँ पर ये सर्वप्रथम रोमन सम्राट ऑगस्ट ने इतिहास तथा इतिहासकारों पर सेंसरशिप लगा दिया था, ये भी है, ठीक है। यही काम मध्यकाल में औरंगजेब के द्वारा भी किया गया था, तो वो तो सही है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि औरंगजेब ने भी इतिहासकारों पर सेंसरशिप लगा दी थी, यानी कि इतिहास लेखन पर पाबंदी लगा दी थी। अगर पूछ सकते हैं कि किस मध्यकालीन शासक ने जो है क्या कहते हैं, किस मध्यकालीन शासक ने इतिहास लेखन पर पाबंदी लगा दी थी, तो आपका उत्तर होना चाहिए औरंगजेब, है ना। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। औरंगजेब imposed a ban on historical writings. History is considered to be a more powerful weapon than the sword or gun, है ना। मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहाँ पर कि बंदूक और तलवार से भी अधिक कारगर माना जाता है किसको, इतिहास को।
लोग इससे मोटिवेट होते हैं। ये सारे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ हमारे स्टेटमेंट कंप्लीट होते हैं। फिर भारत के नामकरण की प्रक्रिया आती है ना। क्या क्या नाम है तो आपको पता ही है कि जम्बू द्वीप हो गया, इंडिया हो गया, हिंदुस्तान है, और यंतु, यंतु भी है। अब पूछ लेंगे किसने यंतु शब्द इस्तेमाल किया भारत के लिए, किसने हिंदुस्तान शब्द इस्तेमाल किया भारत के लिए, ठीक। इंडिया शब्द कहाँ से उत्पत्ति होती है, जम्बू द्वीप की उत्पत्ति कहाँ से होती है ना, आर सम ऑफ द वेरियस नेम ऑफ अवर कंट्री इंडिया। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे कई सारे विदेशी है, उन्होंने अपने अपने एक्सेंट जो लैंग्वेज की बोलते थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने हिसाब से इनके नाम दे दिया, क्योंकि पहले कोई ऐसा ऑफिशियल नेम तो था नहीं। अगर हम भारत के आकार की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीपी जो वास्तविक रूप से कैसा है, त्रिकोणाकार या धनुषाकृति आकार का है ना। कभी कभी पूछ लेते स्टेटमेंट में, बहुत छोटा पूछते लेकिन पूछ लेते हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहां पर फंसने की फिर पूरी उम्मीद हो जाती है ना। तो उसके लिए हमें भी ये भी तैयार रहना है कि भाई किस तरीके से इनका आकार है। फिर आगे आप यहाँ पर देखेंगे वराहमिहिर की वृहत संहिता में इसे कूर्म की आकृति, है ना, कूर्म यानी कि कछुए की आकृति, और पुराणों में धनुआकृति, और दीर्घ निकाय में छकड़े की भांति, तथा महाभारत में समभुजाकार त्रिभुज की भांति बताया गया है। अच्छा, दूसरी चीज, अब आप कहेंगे ऐसा वर्तमान स्वरूप तो हमें देखने को नहीं मिलता है। आप कल्पना करो उस समय की, कहाँ की बात कर रहे हैं, वराहमिहिर की वृहत संहिता, ठीक, कितनी प्राचीन पुस्तक है, ठीक। उसके बाद पुराणों की बात हो रही है, महाभारत की बात हो रही, ये वर्तमान में लिखे गए हैं क्या, नहीं, ये तब लिखे गए हैं जब म्यांमार भी भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था, तब की ये आकृति की बात कर रहे हैं, है ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर पुराणों के जो भुवन कोश अध्याय में भारत के भूगोल का वर्णन मिलता है। पुराणों में पृथ्वी को कमल के रूप में स्वीकार किया गया है। पुराणों के अनुसार भारतवर्ष नाम पढ़ने से यह पूर्व यह देश अजनाब या हेमवत वर्ष के नाम से विख्यात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि भारतवर्ष नाम पढ़ने से पहले, अभी कोई रिसेंटली एग्जाम हुआ था वनडे का, तो वहां पर यह स्टेटमेंट पूछा गया था क्वेश्चन में कि भारतवर्ष नाम पढ़ने से पहले हम इसे किस नाम से जानते थे, तो अजनाब या फिर हेमवत वर्ष के नाम से भारत जो है विख्यात था। फिर बात आती है यहाँ पर भारत प्रशस्ति की। भारत प्रशस्ति का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इसमें वर्णित है कि भारत भूमि कर्म भूमि है तथा स्वर्ग भोग भूमि है। भारत का वर्णन द एपिटम ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी किया गया है। स्मिथ ने भारत को क्या कहा भाई, इथनोलॉजिकल म्यूजियम कहकर जो है संबोधित किया है। क्या कहा है स्मिथ ने, तो भाई इन्होंने कहा है इथनोलॉजिकल म्यूजियम, ठीक है। तो ये शब्द किसके हैं, तो स्मिथ रिफर्ड टू इंडिया एज एन एथनोलॉजिकल म्यूजियम। अब क्या है कि भारत में इतनी सारी विविधता है, न जाने कितनी बोलियां बोली जब जाती हैं, न जाने कितने जो है धर्मों के लोग निवास करते हैं, है ना, लोग अलग अलग तरीके से। आप साउथ इंडिया जाओगे तो उनका चाहे उनकी वेशभूषा हो, चाहे उनके लैंग्वेज हो, चाहे उनकी लिपि हो, चाहे आप देखें उड़िया आप लिपि को ध्यान से देखें, आप मलयालम लिपि को ध्यान से देखें, आप क्या कहते हैं भाषा को, अगर हाँ चाहे वो तमिल को देखें, चाहे कन्नड़ को देखें, वो कुछ सारी जो लिपियां हैं वो इस टाइप में अच्छे लिखे जाते हैं, गोलाकार गोलाकार इस तरीके से, ठीक है। जबकि आप नॉर्थ इंडिया में चाहे आप गुजरात को देखें, चाहे आप भोजपुरी को देखें, अलग है ना, चाहे आप मगही को देखें, चाहे मैथिली को देखें, उनको लिखने का तरीका देखो, उनकी लिपि देखो, वो सारे आपको इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। जबकि साउथ इंडिया क्या है, वो थोड़ा सा उसमें आपका कर वक्र टाइप में, वक्राकार शब्द वहां पर इस्तेमाल होते हैं ना। तो वो इतनी विविधता है, एक ही देश है, एक ही देश है लेकिन विविधता है, पहनावे में विविधता है, डाइवर्सिटी है। चाहे आपका नॉर्थ ईस्ट हो, है ना, चाहे आपका पूर्वांचल हो, चाहे आपका नॉर्थ इंडिया हो, चाहे साउथ इंडिया हो, साउथ इंडिया में भी अलग अलग स्टेट। और आपको डीपली उनका क्या कहते हैं और गहन समीक्षा करनी है तो हर 10 किलोमीटर में आपको लैंग्वेज में डिफरेंस देखने को मिल जाता है ना। तो इथनोलॉजिकल म्यूजियम कहा है स्मिथ ने। आगे है भारतवर्ष अर्थात भारत, भरत कबीले के लोगों का देश। भरत नामक एक प्राचीन राजवंश के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। तो ये भी याद रखना कि जो भारतवर्ष नाम पड़ा है किसके नाम पर पड़ा, तो भरत नामक एक प्राचीन राजवंश के नाम पर, है ना। इसके पहले भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट की परिभाषा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। कौटिल्य के अनुसार क्या है, द डोमेन
ऑफ ए चक्रवर्ती किंग एक्सटेंड फ्रॉम द हिमालयाज टू द ओशियन, है ना, कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ ए 1000 योजना। ठीक है, मतलब कहने का तो यह है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजा का शासन क्षेत्र कहलाता है। यानी कि चक्रवर्ती राजा वही होगा जितने, अगर आपको इतिहास में कहीं को देखने को मिलता है कि ये चक्रवर्ती राजा हुआ है, तो उसकी परिभाषा ये है कि हिमालय से लेकर के समुद्र तक जिसका जो विस्तार है वो 100 योजन, जैसे कि किलोमीटर होता है, मीटर होता है, उसी तरीके से एक पैमाना है, तो 100 योजन तक हो, वो कहलाता है चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है, तो जो भरत हुए हैं वो भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। चक्रवर्ती सम्राट की परिभाषा क्या है, किसके अनुसार, कौटिल्य के अनुसार, कि हिमालय से लेकर के समुद्र तक जो 100 योजन का विस्तार है ना, वो वहां तक जिसका शासन होता है वो कहलाता है चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है, आगे कह रहे यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहकर पुकारा। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि जो इंडिया शब्द है वो यूनानियों ने इस्तेमाल किया है। ठीक है, 6वीं 5वीं शताब्दी ईस्वी में इतिहास के जनक नाम से विख्यात, हाँ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इतिहास के जनक कौन हुए हैं, हेरोडोटस। ठीक है, इन्होंने किया। तदुपरांत इंडिया शब्द का प्रयोग मेगस्थनीज ने भी किया है। ध्यातव्य है कि हेरोडोटस द्वारा वर्णित इंडिया से केवल सिंधु तथा उसके डेल्टा क्षेत्र का ही बोध होता है। तो जो इंडिया शब्द है वो सिंधु नदी के आसपास का ही क्षेत्र था, लेकिन वास्तव में इंडिया जो शब्द अभी इस्तेमाल हो रहा पूरे भारतवर्ष के लिए इस्तेमाल हो रहा। ठीक है, तो हेरोडोटस ने किया। उसके बाद अच्छा, जबकि मेगस्थनीज द्वारा वर्णित इंडिया से संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का बोध होता है ना, और जो मेगस्थनीज का इंडिया शब्द था उससे संपूर्ण जो भारत है आपका इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके लिए इस्तेमाल होता है आपका मेगस्थनीज वाला इंडिया। वो सब ध्यान नहीं करना। अब यहाँ से फैक्ट क्या है कि जो इंडिया सबसे पहले जो शब्द है भारत के लिए वो यूनानियों ने इस्तेमाल किया, पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, फिर अब अगला जो है यिंतु, जो इंडिया को यिंतु कहा जाता है। तो यिंतु शब्द इंडिया के लिए किसने इस्तेमाल किया है ना, यिंतु शब्द किसने इस्तेमाल किया है इंडिया के लिए, तो आप कहेंगे ये इस्तेमाल किया है भाई चीनियों ने, भारत को यिंतु कहा है, यानी कि चीनियों ने इस्तेमाल किया है। सर्वप्रथम झांगकियान या चांगकियन ने शेंटू शब्द का प्रयोग किया था, जो कि वास्तव में सिंधु नदी का चीनी रूप है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी वो चीनी सिंधु नदी के आसपास के ही क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया है, यानी कि सिंधु नदी के लिए। तो कुल मिला के जो भारत का इंडिया नाम है वो कहाँ से उत्पत्ति होती है, यूनान से होती है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो यंतु है ये चीनियों ने भारत के लिए इस्तेमाल किया है। इसके बाद ह्वेनसांग एवं अल बरूनी ने कनिष्क द्वारा पेशावर में बौद्ध विहार निर्मित करवाए जाने संबंधी उल्लेख अपने विवरणों में किया है। तो ये तो एक फैक्ट हो गया आपके लिए, है ना। ह्वेनसांग ने भारत को यंतु कहकर संबोधित किया है। ह्वेनसांग चीनी ही तो था, यंतु यही तो था कि ह्वेनसांग रिफर टू इंडिया एज यंतु, है ना। इत्सिंग कॉल्ड इंडिया एज आर्य देश। हाँ, जो इत्सिंग था ये भी तो चीनी यात्री था, इसने भारत के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया है, आर्य देश। अगर पूछ लिया जाए दोनों ही चीनी थे, लेकिन ह्वेनसांग जो है वो अपने उसमें क्या कहते हैं अपने साहित्य में इंडिया के लिए यंतु वर्ड का इस्तेमाल करता है। कौन सा, यंतु। अब दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। अब आपके मन में अगर ये बात घर कर गई है कि सर ने कहा था चीनियों ने, चीनी मोस्टली वहां पे चीजें हैं, लेकिन वहीं पे आप देख रहे हैं कि इत्सिंग वो अपने साहित्य में क्या इस्तेमाल शब्द कर रहा है, तो कर रहा है भाई वो आर्य देश, ये भी तो भारत का एक नाम है। एंड ब्रह्म राष्ट्र, और उसने क्या इस्तेमाल किया है, ब्रह्म देश, जो ब्रह्म राष्ट्र शब्द है ना वो भी शब्द इस्तेमाल किया। जबकि ह्वेनसांग ने क्या इस्तेमाल किया है, यंतु। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में, हाथी गुफा अभिलेख किसका है, तो खारवेल से संबंधित है। ये एक फैक्ट यहां से आप याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सर्वप्रथम किसमें, प्राकृत भाषा में, भरतवर्ष, यानी कि भारतवर्ष। अब ये प्राकृत भाषा में, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, भारतवर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो कि जो हाथी गुफा आपका इंस्क्रिप्शन है ये है कहां पर, तो उड़ीसा का है। किससे संबंधित है, तो खारवेल से संबंधित है। अगर पूछ दिया जाए कहां पर, किस स्थान पर, किस इंस्क्रिप्शन में भारतवर्ष को भारतवर्ष कह के पुकारा गया, भारतवर्ष कह के पुकारा गया है, तो वो हो जाएगा आपका हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, किस भाषा में लिखा हुआ है, तो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ। किस भाषा में लिखा हुआ, प्राकृत भाषा में। यही छोटे छोटे फैक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में, मनुस्मृति एवं भागवत पुराण में भारत को देव निर्मित देश कहा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रदेश के रूप में, अब पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या है, तो अष्टाध्यायी।
अब यहीं से आप क्यों नहीं, आप ये क्यों आप इस चीज का आप वेट कर रहे हो कि हम जब पुस्तकें आएंगे वहीं पे पढ़ेंगे। और याद भाई आपको क्वालिफाई तो करना अपना एग्जाम, और फैक्ट मिल तो रहे हैं, दो तीन फैक्ट। यूनानियों ने भारत के लिए क्या इस्तेमाल किया है, इंडिया शब्द है। चीनियों ने मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या इस्तेमाल किया है, तो आप कहेंगे कि आपके यिंतु, ठीक है। उसके बाद होयन सॉन्ग ने अपने साहित्य में इंडिया को क्या कहा है, वो आपको यिंतु कहा है। जबकि वहीं पे आप देखेंगे इत सिंह ने क्या शब्द इस्तेमाल किया है, तो ब्रह्म राष्ट्र का इस्तेमाल किया है ना। ये वाले फैक्ट हो गए। फिर हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन का संबंध किससे है, खारवेल से है। भारतवर्ष कहाँ मिलता है, तो हाथी गुफा अभिलेख मिलता है। किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन किससे संबंधित है, तो खारवेल से संबंधित है। अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है, तो पाणिनि की है। कितने सारे फैक्ट हो गए। और एग्जाम में क्या आता है, यही पूछते हैं। हाँ, फिर है सोमदेव सूरी के नीति वाक्य मृतम में सर्वप्रथम भारतवासी के अर्थ में भारतीय शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। फिर है अथर्ववेद में गांधार, मुजवत, महावृष, बालीक, मगध, अंग, अष्टचक्र, अयोध्या तथा वरुणावती का उल्लेख, वरुणावती यानी कि वाराणसी या काशी का उल्लेख हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे द अर्लीस्ट नॉन हिस्टोरिकल एस्ट्रोनॉमर इन इंडिया वाज आर्यभट्ट, है ना। ये तो पता ही है कि भारत का जो प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद हुए कौन हुए, आर्यभट्ट हुए। ही वाज द फर्स्ट टू असर्ट दैट द अर्थ इज स्फेरिकल एंड दैट इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी कि उन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी के चक्कर लगाती है। किसने, तो आर्यभट्ट ने। आपको पता है कि जो हमारा पहला सैटेलाइट हुआ था, लॉन्च हुआ था, उसका भी नाम क्या रखा गया था, आर्यभट्ट ही रखा गया था, है ना। तो कहीं ना कहीं भारत के पहले खगोलविद माने जाते हैं। और उन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी का आकार है वो गोलाकार, सोचो तब क्या ही इंस्ट्रूमेंट रहे होंगे, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा प्राचीन साहित्य है वो उत्कृष्ट था, उस आधार पर उन्होंने अध्ययन करके चीज बताई थी। और अपनी धुरी पर घूमती है, मतलब कल्पना से परे है। आज भी हम लोग इतने क्या कहते हैं अंधविश्वास में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और एक व्यक्ति आज के कितने साल पहले ये बता के चला गया था कि पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर लगाती है। आगे है प्राचीन इतिहास के स्रोत। अब यहाँ पे थोड़ा हम समझने की प्रयास करेंगे कि जो हमारे पास प्राचीन इतिहास के रिसोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्राचीन इतिहास के स्रोत, ठीक। एक तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं भाई, कौन से, एक तो हो जाएंगे आपके साहित्यिक स्रोत, है ना। और एक हो जाएंगे आपके कौन से, गैर साहित्यिक स्रोत। गैर साहित्यिक स्रोत, है ना। दो तरीकों से हम बांट सकते हैं। अब साहित्य में भी कौन कौन से हैं, एक तो ऐसा साहित्य है जो आपका धार्मिक है और वो बायस्ड है ना। एक ऐसा है भाई, धार्मिक आपके स्रोत हो जाएंगे यहाँ पर साहित्यिक स्रोत। और दूसरा होगा आपका कैसा, गैर धार्मिक, यानी कि जिनका कोई मतलब ही नहीं है, गैर धार्मिक स्रोत, है ना। इस तरीके से जो है चीजों का अध्ययन हुआ है, गैर धार्मिक स्रोत। और यहाँ पर गैर साहित्यिक स्रोत। अब जो गैर साहित्यिक स्रोत हैं आप कहेंगे उनमें क्या होगा। अब जिनमें भाई साहित्य नहीं है, सिक्के आपके हो गए, जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे कि सिक्के हो गए। इसके बाद बहुत सारे ऐसी वस्तुएं, अब सिक्कों में भी, अब सिक्कों में कि सिक्कों में सिर्फ लिपि या फिर उनका जो बाहरी है वही अध्ययन नहीं किया जाएगा, धातु कर्म, कि अब वो जो सिक्के उनमें कौन कौन सी धातुएं मिली हुई थी, उनका क्या था, मतलब अर्लियर स्टेज में थी कि वो अपने उत्कृष्ट स्थिति में थी। सिक्कों का में भी धातु कर्म का अध्ययन किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, मुद्रा शास्त्र जो होती है आपकी न्यूमिस्मैटिक्स, उसमें सिर्फ इसका अध्ययन नहीं किया जाता है कि वो क्या लिपि है, क्या लिखा हो उसमें, नहीं, धातु कर्म के द्वारा ये भी देखा जाता है किन किन धातुओं का मिश्रण है। उससे भी हम तय करते हैं कि ये सिक्का, जैसे आपको पता है कि किस में जो शुद्ध सोने के, अगर शुद्ध सोने का सिक्का है तो वो किसने चलाया था,
काफी उसमें अशुद्धियां मिली हैं, तो वो सिक्का किस, तो डिसाइड इससे भी होता है ना। शीशे का सिक्का है, लेड का सिक्का मिला हुआ, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये किसके शासनकाल का रहा होगा। उसमें आकृतियां किसकी बनी हुई हैं, ठीक है, उसमें लिपि क्या लिखी हुई है, इन सारी चीजों से डिसाइड होता है कि वास्तव में ये सिक्के जो किसके शासनकाल के हैं। अब जैसे यहाँ पर धार्मिक स्रोत हैं, तो धार्मिक स्रोत में आप देखेंगे जैसे यहाँ ब्राह्मण साहित्य है, वेद हैं, महाकाव्य हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण हैं, आर्यड़क हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य, ये सभी क्या है, धार्मिक साहित्य हैं। और ये इन्होंने इतिहास का निष्पक्ष रूप से कहीं ना कहीं उल्लेख नहीं किया है। जब ये चीज सत्य है कि ये कहीं ना कहीं बायस्ड है, अपने धर्म को प्रचार प्रसार किया है, अपनी नीतियों का, अपने धर्म की नीतियों का, धार्मिक नीतियों का प्रचार प्रसार किया है। कहीं ना कहीं इतिहास के साथ वो विश्वसनीयता, वो निष्पक्षता के साथ काम नहीं किया गया है ना। कौन हो जाएंगे आपके, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे भाई आपके जैन साहित्य हैं। जैन साहित्य यहां से इतिहास में पता चलेगा, जैन साहित्य हो जाएगा, बौद्ध साहित्य हो जाएगा, वेद हैं आपके, पुराण हो जाएंगे इसी तरीके से, है ना, ये सारे हो जाएंगे। अब दूसरा आपका होगा कौन सा, गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य हो जाएगा। अब इसमें क्या है, जैसे संगम साहित्य, संगम हुआ था ना संगम वंश के समय में, तो वहां पर साहित्य लिखा गया था, वो साहित्य आपका हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे जो विदेशी यात्रियों का वर्णन हुआ है, वहां हमें साहित्य देखने को मिलता है। उसके बाद और बहुत सारे ऐसे लेखक हुए जिन्होंने स्वतंत्र लेखन किया है, उन सभी का साहित्य है ना। तो एक तो आपका जो गैर धार्मिक साहित्य है उसमें अगर हम चर्चा कर लें तो आप कहेंगे संगम साहित्य हो गया आपका, है ना, संगम साहित्य हो गया। अब विदेशी यात्री क्यों भाई बायस्ड होकर, अब ये नहीं कह सकते हैं वो बायस्ड है कि नहीं है, वो अपने देश के प्रति बायस्ड होगा, वो अपने देश की प्रशंसा करेगा, लेकिन धार्मिक साहित्य तो नहीं माना जाएगा। अब इसमें भी हम दो श्रेणियों के, एक भाई देश का जो साहित्य है, एक विदेशी साहित्य हम बांट सकते हैं, है ना। लेकिन इतना क्लासिफिकेशन करने की क्या आवश्यकता है, हमें सिर्फ थोड़ा सा समझना अपने माइंड सेट करने के लिए कि हम प्राचीन भारत के विषय में कहाँ कहाँ से अध्ययन कर सकते हैं, क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं। तो एक तो हमारे पास धार्मिक साहित्यिक स्रोत हो गए, यानी कि जिनमें लेखन कार्य हुआ है ना। और दूसरा हो गया कि भाई आपका गैर वाला, फिर साहित्यिक स्रोत में भी धार्मिक और गैर धार्मिक। अब यहाँ पर जो विदेशी लेखक आए हैं, है ना, जैसे अभी आपने देखा कि ह्वेन सॉन्ग आया था, इत सिंह आया था ना, विदेशी साहित्य, विदेशी लेखकों का साहित्य कह सकते हो। और कुछ एक आध ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने निष्पक्ष रूप से लेखन किया है। और निष्पक्ष लेखन, निष्पक्ष साहित्य, इनकी संख्या हालांकि बहुत कम है क्योंकि आश्रित कवि हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने, ठीक है। अब दूसरा हमारा आता है गैर साहित्यिक स्रोत। अब गैर साहित्यिक स्रोत में क्या क्या हो जाएगा, है ना, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं। अब धार्मिक स्रोत में और बहुत सारे हैं, आप यहाँ पर देखेंगे ब्राह्मण हो जाएंगे, उपनिषद हो जाएंगे, वेदांत हो जाएंगे, बहुत सारे हैं। वहां पे हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है ना। इसके बाद हम अगर यहाँ पर बात कर लें, हाँ, और अच्छा इनको क्या कह सकते हैं कि इनको बांटा जा सकता है। अब विदेशी यात्रियों में यूनानी यात्रियों का साहित्य है, चीनी यात्रियों का साहित्य है, अरबी यात्रियों का साहित्य है, वहां पर भी इसके हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। वो भी इतना हमें डीप में नहीं जाना है क्योंकि मेंस की तैयारी तो आप कर नहीं रहे भाई, प्री की तैयारी करना है, तो इतने से हमारे लिए चीजें पर्याप्त हो सकती है ना, इतने लिए हमारी जो चीजें पर्याप्त हैं। उसके बाद अच्छा शिलालेख मिल जाएंगे हमें, प्रमुख जो बहुत सारे शिलालेख हैं वहां से हम डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ से चीजें क्या हैं। सिक्के हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे भाई, शिलालेख हो जाएगा आपका एक, तो शिलालेख हो गए, है ना, सिक्के हो गए, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके गैर साहित्यिक स्रोत, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक आइडियल क्लासिफिकेशन जो है आप इसको कह सकते हो जो है इन चीजों का, है ना। गैर साहित्यिक स्रोत में यही सारी चीजें और बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष कह सकते हो, है ना, पुरातात्विक अवशेष, है ना। ये सभी मिलाकर क्या हो जाएगा आपका गैर साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक बहुत सारे अवशेष मिले हैं, वहां से भी चीजें जो है डिसाइड हुई हैं, है ना, वहां से भी चीजें जो है डिसाइड हुई हैं। तो ये था एक प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत।
इसके बाद धार्मिक ग्रंथ वही चीजें हैं, पढ़िएगा इनको, है ना, कि जैसे आपका ब्राह्मण साहित्य हो गया, इसमें वेद हैं, आपके आर्यक हो गए, उपनिषद है, वेदांग है, सूत्र है, महाकाव्य, धर्मशास्त्र है। बौद्ध साहित्य में आपको पता है कि त्रिपिटक है, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, ये सारी चीजें हैं। जातक जो कथाएं थी, जैन साहित्य, आगम ग्रंथों को हम जैन साहित्य कहते हैं, है ना। कल्प सूत्र हो जाएंगे। लौकिक ग्रंथ आपके जैसे कि रामायण है, महाभारत है, राजतरंगिणी है, चरक संहिता है, ये सभी लौकिक ग्रंथों में आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण, मेगास्थनीज की इंडिका। अब पूछ लिया जाए, सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट फिर है कि इंडिका जो पुस्तक है वो किसकी है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक है ना। इसके बाद होएनसांग के यात्रा वृत्तांत, अल्बरूनी हो गया, ये सभी विदेशी यात्रियों के विवरण हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स फिजिकल रिमेन्स, है ना, जो आपके भौतिक अवशेष हैं उन पर काम करता है। फ्रॉम द पास्ट दैट आर ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकवेशन, दीज सोर्सेज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल कल्चर ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड। यानी कि जो भौतिक संस्कृति को समझने में सहायक होते हैं ना, ऐतिहासिक काल की भौतिक संस्कृति को समझने में ये सहायक होते हैं पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं हमारे। फिर यहाँ पर देखेंगे इंस्क्रिप्शंस, अशोका के जो आपके इनके जो शिलालेख हैं ना, प्रयाग प्रशस्ति बहुत महत्वपूर्ण है अभिलेखों में। फिर सिक्के हैं, तो गुप्तकालीन सिक्के हैं, कॉइन्स फ्रॉम द गुप्त के हैं, कुषाणों के हैं, है ना। और आप यहाँ पर देखेंगे भाई यौधेय कालीन जो सिक्के हैं। फिर यहाँ पर पॉटरी एंड सील्स, है ना, तो सील्स ऑफ द हड़प्पन एंड लेटर वैदिक पीरियड की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि जो मोहरे हैं उनसे ये डिसाइड किया जा सकता है कि ये हड़प्पा कालीन है कि या फिर उत्तर हड़प्पा कालीन है या फिर वैदिक कालीन मोहरे हैं, उनसे भी चीजें डिसाइड होती हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद स्थापत्य अवशेष, सांची का स्तूप है, मंदिर है और गुफाएं हैं। गुफाओं से भी बहुत हद तक जो जानकारी हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये वही एक स्लाइड है जो आप पढ़कर आ रहे हैं, वही चीजें हैं कि शिलालेख में जैसे पांडुलिपियां हैं, ताम्र पाषाण है, सिक्के हैं, है ना, इतिहास के स्रोत में। एक तरफ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साहित्यिक सोर्सेज हैं और एक तरफ आप देख रहे हैं पुरातात्विक सोर्सेज हैं। पुरातात्विक सोर्सेज को हम तीन भागों में बांट सकते हैं भाई। एक तो आपके शिलालेख हो जाएंगे जिसमें पांडुलिपियां हैं, ताम्रपत्र हैं, सिक्के हैं, है ना, स्मारक हैं, टीला है, ये संरचना वाले हो जाएंगे। उत्खनन में जैसे प्राप्त है मानव, पशु तथा पौधों के अवशेष हैं। उपकरण जो हथियार मिले हैं, मूर्तियों आभूषण मिले हैं, मृत भांड और खिलौने मिले हैं, निवास स्थान और शवाधान मिले हैं, ये सभी उत्खनन हो जाएंगे। फिर आपके कलात्मक अवशेष क्या हो जाएंगे, चित्रकला है, मूर्ति कला है, पट्टिका है, जो गुफाओं में अजंता एलोरा की गुफाओं में आपको प्राप्त हुए हैं। फिर यहाँ पर साहित्यिक, एक तो भारतीय साहित्य, एक विदेशी साहित्य। फिर विदेशी साहित्य को भी आप कई भागों बांट सकते हो। एक तो उनके देश के आधार पर वो किस देश के निवासी हैं, दूसरे उनके लेखन की क्या कहते हैं, लेखन के आधार पर ऐतिहासिक है कि यात्रा है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख हैं। भारतीय साहित्य की बात करोगे तो वेद एवं इतिहास में मिलेगा। फिर यहाँ पे कविता, नाटक है, ऐतिहासिक लेख है, कहानियों का संग्रह, इस तरीके से आप कई भागों में। फिर अगर मौखिक स्रोतों की बात करोगे तो लोक साहित्य, जो कहानियां चली आ रही हैं हमारे यहाँ आज भी, चाहे दीपावली का त्यौहार हो, छठ पूजा हो, बहुत सारी लोक कहानियां हमें मिलती हैं। करवा चौथ हो, आपके यहाँ अगर पूजा होती है तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हम सुनते हैं। वास्तव में हमारी माता जी को उनकी माता जी ने सुनाया था, उनकी माता जी ने किसी और से सुना था, उन्होंने किसी और सुना था। मतलब वो क्या होती है, लोक कहानियां होती हैं, बहुत सारी मॉरल स्टोरीज होती हैं, जो इसीलिए कहते हैं ना कि जो परिवार का स्वरूप होता है, एक तो होता है ज्वाइंट फैमिली, एक होता है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट ये होता है कि माता पिता और उनके बच्चे, लेकिन जो ज्वाइंट फैमिली होती है उसमें माता पिता, उनके दादा दादी और चाचा चाची भी रहते हैं। तो जो बच्चों के अंदर जो एथिकल वैल्यूज होती हैं, जो मॉरल वैल्यूज होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो चाचा से भी सीख रहे हैं कहानियाँ। और यही जो नैतिक कहानियाँ होती हैं, यही कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज, एथिकल, और बच्चों के अंदर सेंसिटिविटी, चाहे वो जेंडर के प्रति हो, है ना, ये सारी संवेदनशीलता उनके अंदर आती है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली से ज़्यादा वैल्यू दी जाती है किसको, ज्वाइंट फैमिली से। हालांकि हर चीज़ के, कोई भी विषय वस्तु है उसके सकारात्मक पक्ष भी होते हैं, उसके नकारात्मक पक्ष भी होते हैं। तो उसी तरीके से ज्वाइंट फैमिली, उसके नकारात्मक पक्ष भी होते हैं। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं होती है, महिलाओं को अधिक वर्कलोड होता है, महिलाओं के अंदर बहुत सारी चीज़ें थोपी जाती हैं उनकी इच्छा ना होने के बावजूद भी, जबकि न्यूक्लियर फैमिली में स्वतंत्र होती है। लेकिन बच्चों का जो पालन पोषण होता है, यानी कि शैशवावस्था हो, शिशु अवस्था हो, उसमें कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो वैल्यूज डेवलप होनी चाहिए, स्कूल भी नहीं करा सकते, वो कहीं ना कहीं नहीं होते हैं ना।
या फिर माता माता पिता इतना ध्यान दें, अगर वो वर्किंग है तो फिर इतना ध्यान नहीं हो पाता है। ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। आगे है प्राग ऐतिहासिक काल। अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे भाई जो हमारा ऐतिहासिक काल, उनको भी यहाँ पर सबसे पुराना हमारा है प्राग ऐतिहासिक काल, है ना। प्राग ऐतिहासिक काल, फिर इसके बाद हमारा होगा आद्य ऐतिहासिक काल, और उसके बाद हमारा देखने को मिलेगा ऐतिहासिक काल, है ना। हम तीन भागों में बांट सकते हैं, एक तो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल होगा, फिर हमारा आद्य ऐतिहासिक काल होगा, और फिर इसके बाद हमारे पास आएगा कौन सा भाई, आएगा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा है जिसके ना तो हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य ही नहीं है, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि उस समय के लोग लिपि जानते ही नहीं थे, यानी कि सिर्फ अपना जीवन यापन करो, कहीं ना कहीं वो यूं कह सकते हो कि कलात्मक रूप से बहुत अच्छे नहीं थे भाई। साहित्य तब होता है जब इंसान का पेट भरा हुआ होता है, तब वो आगे का सोचता है, यानी कुछ चीजें बहुत बारीकी का काम करता है, तब वो साहित्य का लेखन करता है, कुछ कलाएं बनाता है। और प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा कह सकते हो कि मनुष्य के अंदर वो जो है अपना खाने पीने तक ही चीजें सीमित थी, यानी कि वह काल है जिसका कोई भी लिखित अभिलेख हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है ना। और प्रागैतिहासिक चरण के पश्चात जो आता है कौन सा आता है, हमारा आदि ऐतिहासिक प्रारंभ होता है। आदि ऐतिहासिक जो काल होता है वो ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल के बीच संक्रमण का काम करता है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक तो हमारा हो गया यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल, फिर यहां पर आपको मिलेगा कौन सा, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, फिर देखने को मिलेगा आपको ऐतिहासिक काल। बहुत सरल शब्दों में समझो, ऐसा काल जिसके ना तो हमारे पास लिखित साक्ष्य है और ना ही उनको पढ़ा गया है। जब लिखित साक्ष्य ही नहीं है तो पढ़ा क्या जाएगा। ऐसा ऐतिहासिक काल जिसके हमारे पास लिखित कोई साक्ष्य नहीं है, मतलब किसी ने उसमें लेखन कार्य किया ही नहीं, किया भी होगा तो हमें मिला नहीं, बस हम अगर हमें मिला नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि लिखा ही नहीं गया। तो प्राग ऐतिहासिक काल का साधारण शब्दों में ये कहा मतलब है कि ऐसा काल जिसमें कुछ लिखा ही नहीं गया, कुछ हमारे पास लिखित वहां का सोर्स ही नहीं है, उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक, ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को जो व्यक्ति पढ़ेगा, जो संस्थान पढ़ेगा, उसको हम 1 करोड़ रुपया जो है डोनेट करेंगे, यानी 1 करोड़ रुपए की राशि इनाम में देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता या फिर यूं कहे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके लिखित साक्ष्य तो हैं, उसके लिखित साक्ष्य लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। तो ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य लेकिन पढ़ा नहीं गया, उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल जिसका लिखित साक्ष्य है और उनको हमने पढ़ा भी है, वो हमारा कैसा है, तो आप कहेंगे ऐतिहासिक काल। वो कैसा माना जाएगा, वो माना जाएगा आपका ऐतिहासिक काल। समझ में आया आपको। तो ये चीजें है ना। तो पाषाण काल वगैरह ये सभी किस में आ जाते हैं, वो आप मानेंगे इन्हीं प्राग ऐतिहासिक काल में आ जाएगा, है ना। ये लंबी कहानी यहाँ से फिर शुरू होगी। तो ये चीज समझ में आया है ना, ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य नहीं है। लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य है। लिखित साक्ष्य है, पढ़े गए, पढ़े गए नहीं, नहीं, है ना। लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य है, पढ़े गए, यस, पढ़े गए, यस। ठीक है, साधारण शब्दों में ये समझो। इसके बाद पाषाण युग, है ना, ये हो गया। हाँ, इसलिए मानव विकास के चरण को पाषाण युग के नाम से जानता है। इसको बहुत थोड़ा समझेंगे। हमारे इतिहास की वह अवधि है जिसका कोई लिखित वर्णन उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन सभ्यताओं के संबंध में हमारा ज्ञान केवल पुरातात्विक खुदाई में मिली सामग्री पर ही आधारित है। भाई हमने कहा ना ऐतिहासिक दो स्रोत हैं, एक तो आपके जो गैर साहित्यिक हैं, एक साहित्यिक है। तो यहाँ पर साहित्यिक नहीं है, यहाँ पर सारे क्या है, गैर साहित्यिक, यानी कि पुरातात्विक अवशेषों पर हम निर्भर हैं। और
इस समय में रहने वाले प्राचीन मानव पत्थर के औजार बनाकर के जीवन यापन करते थे, आपको पता ही है ना। जो इन स्थलों के आसपास पाई गई ये औजार उन्हें शिकार करने और अपनी भूख शांत करने के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठी करने में मदद करते थे। क्योंकि इस समय लोगों द्वारा सबसे पहले उपयोग किए गए औजार पत्थरों से बनाए गए थे, इसलिए मानव विकास के इस चरण को पाषाण युग के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद पाषाण युग यहाँ पर देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्टोन एज, है ना, रेफर्स टू ए पीरियड व्हेन पीपल वेयर डिपेंडेंट ऑन स्टोन। जब मानव जो है पत्थरों पर निर्भर था, है ना। अब जैसे वो जा रहा है भाई, धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ है, नदी बह रही है वेग के साथ, तो नदियां क्या करते हैं, जो बलुआ पत्थर होते हैं, जो मुलायम पत्थर होते हैं, उनको काट करके शार्प बनाते हैं। तो मानव को लगा कि भाई पहले उसने क्या कहते हैं ब्लंट स्टोन को यूज किया होगा, उससे फिर उसके मन में दिमाग आया, एक बार गलती से वो पत्थर लग गया होगा जो शार्प हुआ है नदी के द्वारा, उससे कहीं ना कहीं उसको अपना पालन पोषण करने में आसानी हुई होगी, तो उसने उस पत्थर का यूज करना, मतलब ये भी उसको ज्ञान नहीं था कि हमें इनकी घिसाई करनी है या फिर इनको हमें काटना है, बारीक करना। धीरे धीरे जो है चीजें जो है इवोल्यूशन या फिर विकास होता है ना। स्टोन टूल्स, स्टोन केव्स वेयर द मेन स्टे ऑफ द कंटेम्पोररी लाइफ। उस समय पत्थरों के औजार उपयोग करता था, पत्थरों का यूज शिकार में करता था, पत्थरों की गुफाओं में रहता था, घर बनाने की कला उसके पास थी नहीं, है ना। तो इसको हम पाषाण समय के युग कह देते हैं। इट इज फ्रॉम द earliest पीरियड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन व्हेन मैन वाज नॉट डेवलप्ड लाइक दैट ऑफ टुडे, यानी कि जैसा वर्तमान में तब ऐसा नहीं था। द earliest कंप्लीट ह्यूमन वाज नोन एज क्रो-मैग्नन मैन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई उस समय को क्या बोलते थे, क्रो-मैग्नन, पूर्ण मानव को क्रो-मैग्नन के नाम से जाना जाता था। अब ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फैक्ट मिला। अच्छा, ये चीज आपको दिमाग में डालनी पड़ेगी, ये चीज आपको दिमाग में डालनी पड़ेगी कि जो आपका एग्जाम होता है क्वालिफाइंग के लिए, हमने टॉप नहीं करना है, टॉप करना एक अलग बात है और अपना एग्जाम पास होना वो अलग बात है, टॉप नहीं करना है। उसके लिए आपको अगर फैक्ट याद कर लेंगे ना, आसानी से आप क्वालिफाई कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रोमेगॉन नाम से जाना जाता था। इस काल में मानव प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता था और शिकार तथा कंदमूल फल खा करके अपना जीवन बसर करता था। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल की प्रमुख परंपरा विशेषताएं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जो ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण हैं हम कब इस्तेमाल करते थे, उच्च पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, निम्न पूर्व पाषाण काल में, है ना। पूछ लेंगे तो हम किस में यूज करते थे, तो उच्च पूर्व पाषाण काल में, ठीक है। तो और कौन कौन सी प्रमुख संस्कृतियां हुई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप कहेंगे कई सारी हुई हैं, जैसे कि शोहन आपकी कल्चर है, उसके बाद मद्रास एंड विंध्यन कल्चर है ना। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर विंध्यन संस्कृति हो जाएगी। इनका जो संबंध है वो पाषाण युगीन संस्कृति से है। कौन कौन सी है, सोहन संस्कृति हो गई, मद्रास संस्कृति हो गई, विंध्यन संस्कृति हो गई। इनका संबंध किससे है, तो आप कहेंगे कि इनका संबंध जो है पाषाण युग से है ना। फिर फैक्ट है कि प्रारंभिक पूर्ण मानव कौन सा था, क्रोमेगॉन मानव जो है वो पहला जो है प्रारंभिक पूर्ण मानव था, ठीक है। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण का इस्तेमाल कहाँ होता था, तो उच्च पूर्व पाषाण काल में होता था। इसके बाद भारत में प्राग इतिहास के जनक भूतत्व सर्वेक्षक यानी कि जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। कौन, तो भारत में प्राग इतिहास के जनक भूतत्व सर्वेक्षक थे, है ना। इनको माना जाता है। फ्रूट ने मई 1863 में मद्रास के पल्लावरम में पाषाण युग के पहले उपकरण को प्राप्त किया। तो भारत में अगर पूछ लिया जाए कि भारत में जो पहला पैलियोलिथिक टूल कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, तो पल्लावरम में हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु, देन पार्ट ऑफ मद्रास, उस समय जो मद्रास था प्रेसिडेंसी वहां से था ना। और ये जो थे किसके, तो क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित थे ना। जो ये पाषाण उपकरण थे क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित थे, है ना। उसके बाद भारतीय प्रागैतिहासिक काल को सर्वप्रथम उजागर करने का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर प्रिमरोज को जाता है। किसको, डॉक्टर प्रिमरोज को जाता है ना। और इन्होंने कब किया था, 1842 में। कहां पर किया था, तो कर्नाटक के रायचूर में, रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है, यहां से किया था। इसके बाद प्राग इतिहास के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता। अभी आपने जो देखा है प्राग ऐतिहासिक काल वाला, उसमें क्या आता है, तो आप कहेंगे इसमें हमें देखने को मिलता है आपका पाषाण युग, है ना। पाषाण युग आ जाएगा। इसमें क्या देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे इसमें सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलती है ना। सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित साक्ष्य तो हैं,
लेकिन वो पढ़े नहीं गए हैं। इसी को हड़प्पा सभ्यता वगैरह सब कहते हैं, अलग अलग नाम बहुत सारे हैं, ये सारी चीजें हैं। हम्म, है ना। और वैदिक सभ्यता आती है, जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। ऐतिहासिक काल कब शुरू होता है? तो आप कहेंगे जो छठी सेंचुरी, आपके छठी ईसा पूर्व, वहां से शुरू होता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्राग ऐतिहासिक के अध्ययन का विषय निरक्षर समाजों का इतिहास है ना। निरक्षर मतलब वो लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, तभी कहा जाता है नॉन लिटरेट सोसाइटीज। 1816 में टॉमसन ने पाषाण काल, कांस्य काल एवं लौह काल का त्रिवर्गीय विभाजन किया था। तो अगर पूछ लिया जाए कि पाषाण काल, कांस्य युग और आपका कौन सा लौह युग का जो विभाजन है वो किसने किया था, तो आप किसका नाम देंगे भाई? थॉमसन का। ठीक है, कब किया था? तो 1816 में। कैसा विभाजन कहलाता है? त्रिवर्गीय विभाजन पूछ लिया जाए किसने किया था, तो टॉमसन ने किया था। महत्वपूर्ण है आपके लिए। सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में जॉन लुब्बक ने पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल में किया था। लुब्बक बाद में लॉर्ड एवेबरी के नाम से जाने गए, है ना। तो जॉन लुब्बक ने पाषाण काल को भी उन्होंने और अच्छे से पढ़ने के लिए, जब किसी चीज का जितना अच्छा क्लासिफिकेशन होगा वो चीज उतने अच्छे से समझ में आती है। भाई पाषाण काल में कुछ ऐसा भी रहा होगा कि स्टार्टिंग के मानव ने बहुत बड़े बड़े पत्थरों का यानी कि ब्लंट स्टोन का यूज किया, फिर आगे तो आपने देखा होगा कि पत्थरों का आकार थोड़ा छोटा हुआ लेकिन वो शार्प हुए, और आ गया तो बिल्कुल शार्प पत्थर का इस्तेमाल किया गया, है ना। तो अब क्या तीनों को आप एक ही तरीके से काउंट करोगे? तीनों को एक तरीके से काउंट करना, क्या ये जज करना सही होगा? नहीं भाई। जब पत्थरों का आकार बदला, लोगों की जीवन शैली बदली, है ना, तो उनका रहन सहन बदला। पहले का मानव अलग था, आने वाली जो पीढ़ी होगी, अब जैसे जेन जी है, जनरेशन बीटा है, जनरेशन अल्फा, क्यों भाई इनमें क्लासिफिकेशन करना होगा ना। जो 80 के दशक में मानव पैदा हुआ है, जो व्यक्ति पैदा हुआ, जो 2000 के दशक में पैदा हुआ है, जो अब आने वाले 20वीं 21वीं सदी में पैदा हो रहा है, इनमें सब में अंतर है ना। उनके रहन सहन में अंतर है। क्या आप 1980 के आदमी से कह दो पूरा दिन रील्स देखो, क्या वो देख सकता है? क्या जो उस समय लेखन साहित्य जो 1950 में व्यक्ति पैदा हुआ होगा उसकी तुलना करो, उसके रहन सहन का अंतर क्या वर्तमान के व्यक्ति का एक ही जैसा है? क्या उनके सोचने की क्षमता एक ही जैसी है? जो धैर्य उस व्यक्ति में रहा होगा उस धैर्य में आज है। जो मनुष्य आपदाओं से वो लड़ने में जितना अच्छा था, क्या वर्तमान का मनुष्य है? क्यों? क्योंकि सुख सुविधाएं हैं, धैर्य खत्म हो रहा है। जो आप ये गिग वर्कर्स देख रहे हो कि बस ऑर्डर किया, उसको बाइक चाहिए, ऑर्डर किया, सामान घर में चाहिए, लेने भी नहीं जाएगा, 5 मिनट ज्यादा वेट भी नहीं करेगा। अब जो कंपनी, जो ई कॉमर्स कंपनी सही टाइम पर सामान पहुंचाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी। पहले आदमी संघर्ष करके जाता था, पैदल जाता था, फिर साइकिल है, साइकिल के लोग बाइक से जाने लगे मार्केट, है ना। फिर कॉन्सेप्ट आया भाई बिग बाजार का, एक ही जगह पे सारी चीजें। अब कॉन्सेप्ट है कि घर में ही चाहिए और 5 मिनट के अंदर चाहिए। पहले फ्लिपकार्ट वगैरह आया था, ऑर्डर करो, ऑर्डर कर दो, 4-5 दिन में आता था। अभी कुछ ऐसे ब्रांड आ रहे हैं जो तुरंत सामान पहुंचाते हैं, है ना। तो आप देख रहे हो ना, अब इसकी तुलना जो वर्तमान का मनुष्य है, जो 1950 का मनुष्य का, उसमें सोच लो अभी 100 ही 50 साल का अंदर है, वहां पे तो सैकड़ों सालों का डिफरेंस है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर अंतर किया गया है। पूरा पाषाण काल, जिसको हम पैलियोलिथिक कहते हैं, पूरा पाषाण काल, यानी कि द टर्म्स पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक वेयर फर्स्ट यूज्ड बाय जॉन लुब्बक। अभी पीछे ही आपने पढ़ा है इन हिज 1865 बुक प्री हिस्टोरिक टाइम। इनकी जॉन लुब्बक की पुस्तक का नाम क्या है? प्री हिस्टोरिक टाइम, है ना। इनकी पुस्तक का नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। उसके बाद आप देखेंगे लार्तेत ने पूरा पाषाण काल का विभाजन भी कर दिया। प्रारंभिक या निम्न पूर्व, मध्य पूर्व एवं उच्च पूर्व पाषाण काल में किया है। फिर आप देखेंगे हस्तपरश या कुठार प्रकार के पाषाण उपकरणों के निर्माण में फ्लैक विधि, चॉपर चैपिंग विधि तथा बोरर विधि का प्रयोग किया जाता था। जबकि हैंड एक्स के औजार सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए? मद्रास से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हैंड एक्स है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में प्राप्त हुआ था। अगर मद्रास के अंदर ही पूछे तो अतिरम पक्कम, कहाँ से? अतिरम पक्कम से प्राप्त हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनमें क्या थे? क्लीवर थे, स्केपर आदि उपकरण भी शामिल थे, है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, है ना। कुछ ऐसे औजार होते थे जो एक तरफ शार्प होते थे, कुछ औजार ऐसे होते थे दोनों साइड, जैसे आपने देखा होगा फरसा टाइप में, यानी कि इधर से भी यूज कर सकते हो, उधर से भी यूज कर सकते हो। कुछ पहले औजार होते तो जो सिर्फ एक ही साइड, भाई जब पत्थर है दोनों तरफ से यूज करो। कुछ जैसे चाकू होती हैं, एक तरफ से भी इस्तेमाल होती है, दूसरी तरफ से भी इस्तेमाल होती है, उस टाइप के कुछ यहाँ पर औजार थे, है ना। आगे
डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन 1820 ईस्वी में पुरातात्विक क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। भारतीय पुरातत्ववेत्ता वीएस वाकड़कर ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा, उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो सबसे पहले किसने देखा था? वीएस वाकड़कर। फिर 1950 में स्टुअर्ट पिगट की प्रसिद्ध कृति प्री हिस्टोरिक इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री हिस्टोरिक, अब प्री हिस्टोरिक टाइम्स पुस्तक आएगी तो वो जॉन लुबक की है ना। और अगर आ रही है आपकी कौन सी? प्री हिस्टोरिक इंडिया, वो टाइम्स है, यहाँ पर इंडिया है। तो ये किसकी है? स्टुअर्ट पिगट की है ना। प्रोवाइड्स न्यू डायरेक्शन एंड इनसाइट टू द स्टडी ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरी, यानी कि कहीं ना कहीं भारत के जो अध्ययन है उसमें एक नया प्रकाश डाला था इनकी पुस्तक ने। अब प्रागैतिहासिक काल का विभाजन बात करें तो 3 भागों में मोस्टली माना जाता है। एक तो पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल आता है ना। पूर्व पाषाण काल का भी 3 भागों में विभाजन है। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च जो है आपका पूरा पाषाण काल। ये सभी किसका है? तो प्रागैतिहासिक काल का है। बस ये समझ लो है ना कि प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसको हम कहते हैं क्या? पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण काल में भी हम इसको 3 भागों में बांटते हैं, एक तो पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल इतना लंबा है कि उसको हमने 3 भागों में बांटा है। एक तो आपका उच्च पूर्व पूरा पाषाण काल, एक आपका मध्य पूरा पाषाण काल, एक आपका उच्च पूरा पाषाण काल, जिसको नव पूरा पाषाण काल भी कहते हैं, है ना। ये चीजें यहां पर है। अगला है पैलियोलिथिक एज। अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो ग्रीक वर्ड पैलियो से बना है, जिसका अर्थ है पुराना, और लिथिक जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है आपका स्टोन, और जो पैलियो होता है इसका मीनिंग होता है आपका ओल्ड, है ना। तो इनसे मिलकर के बना है, इसलिए पैलियोलिथिक युग का अर्थ है पूरा पाषाण युग। पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता का कालखंड 2 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी कि अत्यंत नूतन युग प्लीस्टोसिन एज को बताया है। प्लीस्टोसिन काल इस युग का वह भौगोलिक काल है जब धरती की सतह पर बर्फ से ढकी थी। सोच लो उस समय का है। मौसम इतना ठंडा था कि मनुष्य अथवा वनस्पति किसी का भी जीवित रहना संभव नहीं था, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहां बर्फ पिघल गई थी, मानव की प्रागैतिहासिक जातियां जीवित रह सकती थी। उस समय से हम माना जा रहा है ना, ये चीज आपको ध्यान देनी होगी। इसके बाद लोग पहाड़ी चट्टानों पर रहते थे, है ना। ये सारी चीजें तो हो ही चुकी हैं। फिर यहाँ पर 3 भागों में है, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये 3 भाग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके द्वारा जो उपयोग किए जाते थे हथियार, उनका किस तरीके से परिवर्तन हुआ है, वो चीजें यहाँ पर बनी हुई हैं। आगे है पूर्व पाषाण काल जो है, अर्ली पैलियोलिथिक के औजार मुख्य रूप से पत्थर के बने होते थे। उनमें गंडासा, हमने कहा था ना, चॉपर हो गया आपका, हैंड एक्स हो गया, और काटने के औजार शामिल थे जो भारी और बेढंगे थे। किसमें? पूर्व पाषाण काल में। अभी देखो क्या लिखा हुआ है, बेढंगे थे औजार थे। भोजन संग्रह और अन्य बुनियादी कार्यों के लिए उपयोग किए जाते थे। फिर आया आपका मध्य पूरा पाषाण काल में, मनुष्य मुख्यतः छोटे पत्थर के औजार यानी कि माइक्रोलिथ, है ना, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल करने लगा। पहले क्या थे? मैक्रो, अब हो गए यहाँ पर माइक्रो का उपयोग करते थे, जैसे कि फलक, पॉइंट, खुरचन है, उत्कीर्णक है, चंद्राकार, त्रिभुजाकार और वेधनी है, इन सभी का, है ना। स्क्रैपर्स यहाँ पर है, इनग्रेवर्स हैं, फ्लैक्स हैं, है ना, इन सभी का इस्तेमाल यहाँ पर होता था। उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल में उपयोग किए जाने वाले औजारों में ब्लेड आ गई। अब ब्लेड का मतलब वो बहुत पतली, बहुत शार्प होना चाहिए। पहले क्या थे? ब्लंट थे, यानी कि ब्लंट कह सकते हो भोथरे टाइप के, यानी कि उसमें धार नहीं होती थी। जैसे जैसे समय आप पूरा पाषाण काल से फिर मध्य पाषाण काल, फिर उच्च पूरा पाषाण काल, है ना, आप जैसे जैसे इसमें आते हो तो आपके क्या औजारों में कहीं ना कहीं ब्यूरिन आ गए, बिल्कुल पतले, कि मतलब ऐसे थे कि किसी अगर मनुष्य को भी मार दिया जाए तो कहीं ना कहीं घाव करने में सक्षम थे। लेकिन पहले क्या, अगर आप उनमें फेंक कर नहीं मारा तो किसी तरीके घातक नहीं होंगे, यानी कि किसी की त्वचा में जो जानवर घुसने के, अब ये सब क्या है आपकी जो ब्लेड वगैरह है, खुरचनी है, ब्यूरिन है, ये घुस सकते हैं क्योंकि नुकीले हैं। और हड्डी से बने औजार शामिल थे। इस काल में पत्थरों से बने विभिन्न प्रकार के छोटे औजार माइक्रोलिथ भी बनाए गए। हड्डी और सींग के औजारों का भी उपयोग किया जाता था, जैसे कि भाले के सिरे, भाले जैसे, मतलब आप समझ सकते हो ना कितने शार्प हैं। वर्तमान में राजस्थान के नागौर जिलों में स्थित सिंधी तालाब से केवल पूर्व पूरा पाषाणकालीन सामग्री के साक्ष्य मिले हैं। पूरा पाषाणकालीन स्थल समस्त भारत से मिलते हैं। पूरा पाषाणकालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों से सर्वाधिक संख्या में। अगर अब ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, क्या इंपॉर्टेंट है आपके, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सच साइट डिस्कवर्ड अलोंग द फ्लड प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस रिवर, यहां से सबसे अधिक यानी कि लार्जेस्ट नंबर में मिले हैं, है ना। ये चीज आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसके बाद
जो मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र है वहां से भी पूरा पाषाण कालीन स्थलों की खोज की गई है। दक्षिण भारतीय स्थल जैसे कि आपका पलवई जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो उतानूर जो कि आंध्र प्रदेश में है, पिकली हल, ब्रह्मागिरी और मास्की, मास्की आपका काफी महत्वपूर्ण है। वहां से कई सारे जो है राख के ढेर खोजे गए हैं जहां पे ये सारे औजार मिले हैं। ठीक है। डोलमेंस शब्द का जो तात्पर्य होता है वो होता है गड़े हुए मर्दों पर निर्मित समाधियां। अगला है कि भाई द लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक पीपुल वाज कंप्लीटली नेचुरल, पूर्ण तरीके से प्राकृतिक थी। दे वेयर प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन हंटिंग, यानी कि पूरे तरीके से शिकार पर वो निर्भर थे क्योंकि वो खाद्यान्न का उत्पादन नहीं करते थे। ये हंटिंग का मतलब ये हुआ कि वो प्राइमरली है ना, यानी कि प्राथमिक रूप से जो है वो हंटिंग पर निर्भर थे। दे वेयर नॉट अवेयर ऑफ फायर सो दे एट रा मीट। पैलियोलिथिक पीपल वेयर आल्सो नॉट अवेयर ऑफ फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। वो पशुओं को पालते भी नहीं थे, इतने भी सक्षम नहीं थे कि वो पशुओं को पाल सके। वो करते थे सीधा भाई शिकार, यानी कि मारो और कच्चा मांस खाओ, है ना, मारो और कच्चा मांस खाओ। ना तो वो फार्मिंग से यानी कृषि भी नहीं करते थे। कृषि तो आपको पता ही है कि नवपाषाण काल में शुरू हुई है ना, जो नवपाषाण काल आया है वहां पे शुरू हुई है। पूरा पाषाण काल के मानव जीवन शिकार और खाद्य संग्राहक था आधारित था, उन्हें पशुपालन कृषि का ज्ञान नहीं था। पूरा पाषाण काल के तापमान में भारी कमी आई, है ना। तो आप देखेंगे महाराष्ट्र में निवासा के निकट मध्यपुरा पाषाण काल के उद्योग एवं ताश स्थलों के साक्ष्य मिले हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। ये वही सारी चीजें हैं, इनको पढ़िएगा, बाकी कुछ ऐसा है नहीं इसमें विशेष। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स, एन एग्जाम्पल द अर्लीस्ट एनिमल फ्रॉम विच ह्यूमंस आर सेड टू हैव इवॉल्व द कॉल्ड होमिनिड। ये आपके लिए बहुत समझना महत्वपूर्ण है कि मानव जैसे प्राणी अर्थात ऐसे आरंभिक प्राणी जिनसे मानव का विकास हुआ, जो वर्तमान में आपको पता ना कि हम बंदरों की तरीके से धीरे धीरे डेवलप होकर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ऐसा प्राणी जो जिससे वर्तमान मानव का विकास हुआ, मानव होमो सैपियंस का, है ना, उसे होमिनिड कहलाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के हथनौरा स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म, अगर पूछा जाए कि भारत में होमिनिड का जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ, तो हथनौरा से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है? हथनौरा से कहीं ना कहीं इसका जो है प्राप्त हुआ। इस चीज को आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये चीज। यही फैक्ट है, हथनौरा का मानव श्रम जीवाश्म होमो इरेक्टस है। और ये क्या है? तो होमो इरेक्टस है ना। फॉसिल डिस्कवर्ड फ्रॉम हथनौरा वाज होमो इरेक्टस, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में जो मानव का पहला प्रमाण है, जो मानव का द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमंस इन इंडिया हैज बीन फाउंड इन द वेस्टर्न नर्मदा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। इट वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर ऑफ 1982। यानी कि भारत में जो मानव का पहला प्रमाण है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। ये इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज कब हुई है? तो 1982 में हुई है। फिर है जो अतिरमपक्कम, अभी हमने बताया आपको पीछे, है ना, अतिरमपक्कम नामक जो पूरा पाषाण कालीन स्थल है उसमें एस्लियन औजारों के साथ पशुपद चिन्ह के एक समुच्चय का भी साक्ष्य मिला है। फिर है आपका चिरकी निवासा एंड आपका कौन होसंगी, है ना। यहाँ पे क्या हुआ है? तो एसुलियन स्थल है। एसुलियन उपकरणों में हैंडेक्स है, क्लीवर है, स्क्रेपर आदि आते हैं, है ना भाई। एसुलियन उपकरण क्या होते हैं? जिसमें हैंडेक्स आ जाए, क्लीवर आ जाए, स्क्रेपर आ जाए, ये सभी आते हैं, जो ज्यादातर दक्षिण भारतीय और दक्कन के क्षेत्र में पाए गए हैं ना। नॉर्थ इंडिया में ये कम पाए गए हैं। महाराष्ट्र में स्थित चिरकी निवासा नामक स्थल से निम्न पुरा पाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात हुई है। कर्नाटक में स्थित होसंगी के तट से औजार निर्माण केंद्र के अवशेष मिले। तो अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ से औजार निर्माण केंद्र प्राप्त हुआ, तो होसंगी से। होसंगी कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। अब ये फैक्ट है, यही स्थिति का खोजना कौन सा इंपॉर्टेंट है। फिर है कि मृच्छतल चिंतामणि गवि पुरातात्विक गुफा स्थल आंध्र प्रदेश में स्थित। अगर पूछ लिया जाए कि मृच्छतल चिंतामणि गवि पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है, तो यह आंध्र प्रदेश में है। और कैसा है? तो एक उच्च पुरा पाषाण कालीन स्थल। पहली बात तो आपको याद रखना है कि पुरातात्विक गुफा है ना, कैसी है? तो पाषाण कालीन है। और कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में। फिर पाषाण कालीन में भी कैसी है? तो उच्च पुरा पाषाण कालीन है। यहाँ से हड्डी सींग से बने औजार सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। आंध्र प्रदेश के अन्य उच्च पुरा पाषाणिक स्थल जैसे आपकी रेणुगुंटा है, बेटम चैला है, बेमुला है, करनूल है, ये सभी हैं, है ना। इसके बाद है कि भाई कर्नाटक में स्थित ईसामपुर जो है पूरा पाषाण कालीन औजार बनाने का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र था। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इंपॉर्टेंट है द मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड इज आल्सो कॉल्ड द प्लेग कल्चर ड्यू टू द एविडेंस ऑफ प्लेग्स। कहने का मतलब ये है
कि जो मध्य पूरा पाषाण काल है उसको पट्टिकाओं की इतनी प्रचुरता थी कि उसको हम फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फलक संस्कृति के नाम से किसको जानते हैं, तो मध्य पूरा पाषाण काल को। सिहावल निम्न पूरा पूर्व पाषाण काल संस्कृति का एक पूरा स्थल है। संघावो गुफा मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित, कौन सी भाई, जो संघावो गुफा है। ये सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी से ये लिए गए हैं, है ना। आगे है पूर्व पाषाण काल, है ना। अब इसमें जो है एक आपकी चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति है, औजारों के आधार पर डिसाइड किया गया है ये। इसके बाद हैंड एक्स संस्कृति है, ये भी औजारों पर है ना। एक आपके पेबुल वाला चॉपर चॉपिंग पेबुल कल्चर है, एक आपके हैंड एक्स कल्चर है। हैंड एक्स कल्चर आप देखेंगे सर्वप्रथम कहां पर, मद्रास का वही अतिरंपक्कम वाला। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वहां से क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद करना पड़ेगा। और इस संस्कृत के जो अन्य उपकरण है ना, जैसे क्लीवर है, स्क्रेपर है ना, ये सभी यहाँ से प्राप्त हुए, तो बता ही चुके हैं पीछे आपको हम। इसके बाद हैंड एक्स वाला इंपॉर्टेंट है। द हैंड एक्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑन 28 सितंबर ऑफ 1864 बाय प्रोफेसर किंग फ्रॉम आपका जो वेदमदुरई और अतिरंपक्कम, है ना। तो कब, 1864 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको हम पूरी मद्रास कल्चर ही कहते हैं, ये पूरी कुल्हाड़ी पे ही चलती है ना। भारत के निम्न क्षेत्रों से जो ये संस्कृतियों से उपकरण प्राप्त हुए हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे बेलन नदी घाटी, टोंस नदी की एक सहायक नदी है ना, सहायक है, टोंस नदी की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश की सोनभद्र जिले से निकलकर मिर्जापुर जिले से होते हुए इलाहाबाद जिले में टोंस नदी से मिल जाती है। यह घाटी क्षेत्र पुरातात्विक खोज के लिए प्रसिद्ध है। इस घाटी को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक भी कहा गया है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, किस घाटी को टेक्स्ट बुक ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा गया है, तो आप कहेंगे बेलन रिवर वैली, है ना, जो ये है बेलन नदी घाटी। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्त निर्मित मात्र देवी की एक प्रतिमा मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से मात्र अस्थि से निर्मित मात्र देवी की एक प्रतिमा मिली है, तो बेलन के घाटी के लोहंदा नाला क्षेत्र से, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित। और वर्तमान में जो अस्त निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा मिली है वो किस संग्रहालय में सुरक्षित है, तो कौशाम्बी संग्रहालय आपका उत्तर होना चाहिए। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया। और इनका निर्माण कहाँ से किया गया, क्वार्टजाइट पत्थरों से, पीछे आपको हमने बताया है, जो यहाँ पे औजार हैं। अगला है मध्य पाषाण काल, जिसको हम बोलते हैं मेसोलिथिक। क्या बोलते हैं भाई, मेसोलिथिक बोलते हैं। दो शब्दों के संयोजन से बना है, एक तो मेसो और एक दूसरा लिथिक। ग्रीक भाषा में मेशा का अर्थ है माध्यम और लिथिक का अर्थ है पत्थर, अर्थात इतिहास पूर्व काल के मेसोलिथिक युग के मध्य पाषाण युग के रूप में पहचाना जाता है। यह समय प्राचीन पाषाण युग और नव पाषाण युग के मध्य का संक्रमण कालिक चरण रहा है। पुरातात्विक खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य पाषाण युग का प्रारंभ 10,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है ना। कितना भाई, 10,000 बीसी के आप देखेंगे अराउंड ये माना जाता है। फिर इस अवधि के दौरान तापमान में वृद्धि, ये सारी कहानी है, इनको पढ़िएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि भीमबेटका में चट्टानों पर इस काल में की गई चित्रकारी से संकेत मिलता है कि लोगों में कलात्मक रुचि विकसित हो गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भीमबेटका जो कि भोपाल के पास है, कई बार पूछा गया है, एक ध्यान रखना स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ये सारे यहाँ पर औजार है मध्य पाषाण काल के, इनको आपको ध्यान देना है। मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं भाई, अनुपूरा पाषाण काल या फिर आद्य नव पाषाण काल के एवं संक्रमण काल। क्यों, क्योंकि नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के बीच जो संक्रमण काल है उसी को बोलते हैं मध्य पाषाण काल, है ना। ये औजारों की लंबाई वगैरह है किस तरीके से थे। इसके बाद हाँ, जो मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल थे अगर उनकी बात करें तो एक तो लंगनाज है जो कि कहाँ पर है, तो गुजरात में है। फिर आप देखेंगे भीमबेटका, ये कहाँ पर है, तो मध्य पाषाण ये मध्य प्रदेश में है। और कैसा है, तो मध्य पाषाण कालीन स्थल है। फिर आप देखेंगे बेलन वैली, है ना, उत्तर प्रदेश के, जो कि इलाहाबाद में है। फिर आप देखेंगे वीरभानपुर, ये कहाँ पर है, तो वीरभानपुर आपको देखने को मिलता है, ये पश्चिम बंगाल में, है ना। फिर आप यहाँ पर देखेंगे संगनाकल्लू, ये कहाँ पर संगनाकल्लू, तो कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा। और फिर तूतीकोरिन, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में। तो ये स्थल अब मिलाने की तरफ, ये अब आयोग का यहाँ से फेवरेट क्वेश्चन फ्रेम होगा। एक तरफ मध्य पाषाण कालीन स्थल, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य, है ना। तो लंगनाज कहाँ पर होगा, गुजरात में। भीमबेटका कहाँ पर होगा, मध्य प्रदेश में। तूतीकोरिन कहाँ पर होगा, तमिलनाडु में। संगनाकल्लू कहाँ पर होगा, कर्नाटक में। वीरभानपुर कहाँ पर होगा, पश्चिम बंगाल में।
है ना। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? 1867 ईस्वी में, जब C.L. कलाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणोपकरण की खोज की थी। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं, है ना। माइक्रोलिथ्स मेनली बिलोंग टू द मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड इज कंसीडर्ड एज द ट्रांजिशन पीरियड, है ना। गुजरात स्थित लंगनाज से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन जो आपका महदहा से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हो। महदहा कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, आपको ध्यान रखना है। अभी लंगनाज पीछे ही बताया है, कहाँ पर है? गुजरात में है ना। तो ये आप स्थल देख रहे हैं यहाँ पर, मध्य पाषाण कालीन स्थल आपको देखने को मिल रहा है। बीरभानपुर कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल में है ना। आदमगढ़ कहाँ पर है? तो ये आप ये मध्य प्रदेश में आ जाएगा, है ना। और उसके बाद ये बांगोर कहाँ पर आ रहा है? राजस्थान में आ रहा है। ये यूपी के हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सराय नाहर राय हो, चाहे दमदमा हो, चाहे महदहा हो, है ना, ये सभी कहाँ पर आ रहे हैं? तो ये आ रहे हैं आपके यूपी में, है ना। ये सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन दमदम, है ना, जो आपका दमदमा है, वहां से क्या है? 41 ह्यूमन ग्रेव्स वेयर फाउंड, है ना। यानी कि 41 मानव समाधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दमदमा से। दमदमा इज ए मीसोलिथिक साइट। अब दमदमा कैसा है? तो आप बताएंगे ये एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। इन प्रतापगढ़ है, कहां पर? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। एक ग्रेव विद 4 ह्यूमन स्केल्टन्स हैव बीन फाउंड एट सराय नाहर राय। और आप देखेंगे सराय नाहर भी वहीं पर पड़ता है। और यहां से जो है 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद मध्य पाषाण काल के औजार छोटे हो गए थे, आपको पता है। विंध्यचेद के लेखिया के शैलाश्रय क्रमांक 1 से 17 तक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। प्रतापगढ़ स्थित जो आपका मध्य पाषाण कालीन दमदमा से हाथी दांत तक का लटकन तथा हड्डियों से बने अनेक प्रकार के औजार प्राप्त हुए हैं। पशुपालन की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगन, यानी कि हस्बेंड्री बिगन इन द मेसोलिथिक पीरियड। जो हस्बेंड्री है वो यहीं से शुरू हो गई थी। मध्य पाषाण काल से कहीं ना कहीं मनुष्य जो है धीरे धीरे पशुओं को पालने लगा था, है ना। आगे मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है उसमें कहां पर स्थित है? तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भीमबेटका है, जो गुफा है, केव्ड है, वो सिचुएटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग। यानी कि मध्य पाषाण कालीन की जो चित्रकला है उसका जो सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है वो भीमबेटका गुफा है ना। द बागोर इंडियाज लार्जेस्ट मेसोलिथिक एंशियंट साइट इज लोकेटेड इन राजस्थान। हाँ, अभी पीछे आपको हमने मैप में दिखाया था ना कि बागोर जो है कहाँ पर? राजस्थान में। और वो कैसा है? तो भारत की मध्य पाषाण कालीन की सबसे बड़ी साइट है ना, सबसे बड़ी साइट है। राजस्थान में बनास की सहायक नदी कोठारी नदी के तट पर स्थित है। और ये आप देखेंगे यहाँ 1968 से 1970 तक वीएन मिश्र ने उत्खनन कार्य किया था। और उसके बाद 2 रॉक शेल्टर्स ऑफ मिडिल स्टोन एज हैव बीन फाउंड नियर पंचमढ़ी इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, वहां से जो है मध्य पाषाण युग के 2 शैलाश्रय मिले हैं जिनके नाम क्या है? जम्बू द्वीप और डोरोथी द्वीप है ना। तो ये सब ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लार्जेस्ट जो मेसोलिथिक साइट इंडिया में है वो कौन सी है? तो आप कहेंगे वो भाई हमारी हो जाएगी आपकी भीमबेटका, है ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और महेश्वर भी मध्य प्रदेश की एक स्थान है ना। बलूचिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष, यानी कि प्रॉक हड़प्पन साइट जो है वो मेहरगढ़ मानी जाती है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है ना। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ काफी इंपॉर्टेंट है। मादहा जो कि पट्टी ब्लॉक है, पट्टी तहसील के ब्लॉक मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, वहां पर प्रतापगढ़ एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से पशुवध यानी कि बूचड़ खाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मादहा, है ना, इज ए मेसोलिथिक साइट। द एविडेंस ऑफ ए स्लॉटर हाउस हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम हेयर, है ना, यहाँ से प्राप्त हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। बाकी ये तो हो ही गए हैं। अब यहाँ पर नियोलिथिक एज है। द लास्ट फेज ऑफ प्री हिस्ट्री इज टर्म्ड एज नियोलिथिक। द टर्म नियोलिथिक इज डेरिव्ड फ्रॉम ग्रीक नियो, यानी कि नया, है ना, विच मीन्स न्यू, एंड लिथिक आप देख ही रहे हैं,
है ना। लिथिक यानी कि मीसोलिथिक है ना। तो लिथिक मीन्स यानी कि स्टोन, मीनिंग स्टोन। दस द टर्म नियोलिथिक एज रिफर्स टू द न्यू स्टोन एज, यानी कि नया पाषाण युग है ऑफ ह्यूमन कल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इट इज डेटेड बैक टू अराउंड 8000 BC, यानी कि 8000 ईसा पूर्व का समय है। द टर्म न्योलिथिक वाज कॉइंड बाई जॉन लुब्बक, और ये शब्द किसके द्वारा इस्तेमाल हुआ है? जॉन लुब्बक के द्वारा हुआ है। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एज वाज द न्यू टाइप ऑफ ग्राउंड एंड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, यानी कि इसमें जो औजार हमने प्रयोग किए उनमें पहले घिसाई होती थी। पत्थर के औजार अभी भी आप देखते हैं कि लोहे के जो औजार हैं जिनकी धार धीरे धीरे खत्म हो जाती है, चाहे चाकू हो चाहे कैंची हो, उनको हम ले जाते हैं धार रखवाने के लिए। तो जो अगर पूछे सबसे बड़ी विशेषता क्या है नवपाषाण काल की, तो जो हमने पत्थर के औजार यहाँ पर प्रयोग किए हैं उनमें हमने धार दे यानी कि उनको शार्प करके हमने यूज किया है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। जो समय है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नवपाषाण काल का वो 8000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। आगे है, इस काल में कहीं ना कहीं खेती, वैसे तो हस्बेंड्री स्टार्ट हुई थी मध्यपाषाण काल में, लेकिन विकसित अवस्था में आ गई थी नवपाषाण काल में। लेकिन जो फार्मिंग है वो हमने नवपाषाण काल में ही शुरू किया है ना। कहने का मतलब सीधा सीधा ये समझो। ये देखो कितने शार्प यहाँ पर औजार, अगर आप पीछे की जो औजार हैं और यानी कि जो टूल्स हैं स्टोन टूल्स, अगर उनको कंपेयर करोगे इस स्लाइड से तो आप देखोगे यहाँ पे बिल्कुल शार्प औजार हैं। अब इसको किसी भी मनुष्य के या किसी जानवर में अगर इसको लगा दिया जाए तो फाड़ सकता है, यानी कि फाड़ने की भी कैपेसिटी है ना। और ले मेजुरायर ने 1860 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित टोंस नदी घाटी में पॉलिशदार सेल्ट प्राप्त कर नवपाषाण काल की खोज की थी। तो नवपाषाण काल की खोज कहाँ पर हुई है? तो वही इलाहाबाद के जो टोंस नदी है यानी कि जो बेलन घाटी है उसी के आसपास कहीं ना कहीं ना। और आप देखेंगे गार्डन चाइल्ड हैज रिमार्क्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉपर इन हिज बुक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। किसकी पुस्तक है? तो आप कहेंगे ये है गॉर्डन चाइल्ड की पुस्तक, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। तांबे के महत्व को बताया है। गॉर्डन चाइल्ड की पुस्तक का नाम है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। वर्तमान काल से 8000 से लेकर 10,000 वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष बोरनेवो की गुफा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। फिर है यहाँ पर आप देखेंगे महगढ़ा है। फिर भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक साक्ष्य जो आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में स्थित है। आग का आविष्कार, द क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ फायर गोज टू होमो इरेक्टस। किसको जाता है? तो होमो इरेक्टस जो मानव था उसको जाता है आग का प्रयोग, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद विश्व के संदर्भ में नवपाषाण काल की जो शुरुआत होती है भारत के संदर्भ में 8000 ईसा पूर्व, जबकि आप विश्व के संदर्भ में देखेंगे तो 9000 ईसा पूर्व होती है। नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम जॉन लुब्बाक, पीछे आप देख ही चुके हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम्स, है ना, में किया। इनकी पुस्तक का नाम ही है प्री हिस्टोरिक टाइम्स भी है। अल्चिन दंपति तथा बी के थापर ने उत्तर भारत की नवपाषाणी संस्कृति के उद्भव में चीन की नवपाषाण कालीन संस्कृतियों का प्रभाव स्वीकार किया है। ये सारे फैक्ट, लेकिन जो चीजें आपको पीछे बताई गई वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आपको यहाँ पर इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉग स्केल्टन along विद ह्यूमन स्केल्टन हैज बीन फाउंड फ्रॉम बुर्ज होम। जो बुर्ज होम स्थान है, जो बुर्ज होम आपका स्थान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। वहां पर मनुष्य के साथ कुत्ते का भी अवशेष प्राप्त हुआ, यानी कि कुत्ते और मनुष्य को कहाँ पर दफनाया गया है? तो बुर्ज होम में दफनाया गया है ना। बुर्ज होम कहाँ पर है? तो ये पूरा स्थल है आपका जम्मू कश्मीर में। इस पूरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। तो ये जो बुर्ज होम है स्थल की खोज किसने की थी? तो डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुफ कराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफ कराल का जो अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुमार की गुफा, है ना। गुफ कराल का जो शाब्दिक अर्थ होता है कुमार की गुफा। और ये भी यानी कि गुफ कराल और जो बुर्ज होम नवपाषाणिक स्थल है ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। आगे है चिरांद कहाँ पर है? तो बिहार में स्थित है। बुर्ज होम के पश्चात चिरांद से सर्वाधिक मात्रा में नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी से बने हुए अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। बुर्ज होम के पश्चात यानी सबसे अधिक तो नवपाषाणिक जो उपकरण हैं, जो टूल्स हैं नियोलिथिक एज के, वो बुर्ज होम से प्राप्त हुए, जहां पर कुत्ते को मनुष्य के साथ दफनाया गया था। उसके बाद जो सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हैं? तो वो हैं भाई चिरांद से। चिरांद कहाँ पर? तो बिहार के सारण जिले में। फिर आपका यहाँ पर देखेंगे नवपाषाण कालीन पुरस्थल से राख के टीले, है ना, एस माउंट्स, है ना। ये कहाँ? द एस माउंट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम ए नियोलिथिक साइट। कहाँ पर? संगना कल्लू। संगना कल्लू भी पीछे आपने देखा ना, कहाँ पर है संगन कल्लू? तो कर्नाटक में है।
वहां से कैसे हैं, तो राख के ढेर प्राप्त हुए हैं, है ना, ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। तो राख के ढेर कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप क्या बताएंगे, शंगन कल्लू से है कहाँ पर ये, तो आप कहेंगे ये है कर्नाटक में, है ना। उसके बाद धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो ताम्र पाषाणिक काल में हुआ है, अर्थात पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दो पुरा स्थलों की खुदाई हुई है, ये हैं अहाड़ एवं गिलुंद, है ना। अभी इनके विषय में आगे देखेंगे कि ये कौन सी हैं, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां हैं, तो इनको हम थोड़ा देखेंगे, कभी कभी पूछ लेते हैं। फिर वही क्वेश्चन आता है कि एक तरफ ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां, यानी कि जब हम औजारों यानी कि पत्थर के औजारों के साथ साथ हम कहीं ना कहीं तांबे के औजारों का भी प्रयोग करते थे, तो ऐसी संस्कृति को चैल्कोलिथिक कह सकते हो, या कैल्कोलिथिक कहीं कहीं मिलता है, या फिर ताम्र पाषाण संस्कृतियां भी कहते हैं, है ना। भारत की जो प्रमुख यानी कि द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मेजर चाल्कोलिथिक कल्चर विच वेयर प्रिवेलेंट इन इंडिया एज फॉलो, जैसे कि कायथा, आहार, मालवा, जाौर, है ना, जोरवे, ये क्या होती है, तो एक कालानुक्रमिक क्रम में है। सबसे पहले कायथा आपको देखने को मिलेगी, फिर आहार देखने को मिलेगी, फिर मालवा है, फिर जोरवा है। अब कायथा कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। आहार कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ये भाई उदयपुर में है। मालवा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। जोरवे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आयोग के द्वारा जो है एक तरफ ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्यों को मैच करने के लिए आया है ना, मैच करने के लिए प्रश्न पूछे हैं, या फिर कौन सा मिस मैच है, तो मालवा कहाँ पर है, या फिर हाँ क्रम से भी कालानुक्रमिक लगाया जाएगा। सबसे पहले कायथा आएगी, फिर आपका आहाड़ है, फिर मालवा, फिर जोर है। अब कायथा कहाँ, मध्य प्रदेश में। आहाड़ कहाँ है, राजस्थान में। मालवा कहाँ, मध्य प्रदेश में। जोरवे कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति आहाड़ स्थल से हुई है। तो अगर पूछा जाए कि वृत्ताकार गर्त ग्रह कहाँ से मिले हैं, तो आहाड़ से मिले हैं। आहाड़, गिलुंद, मरमी एवं बलाथल राजस्थान में स्थित प्रमुख ताम्र पाषाण कालीन स्थल हैं भाई, है ना। वही चीज यहाँ पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, गणेश्वर सिविलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इज सिचुएटेड एट द ओरिजिन ऑफ कांटाली रिवर इन सीकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। पहली बात तो जो गणेश्वर सभ्यता है ये कहाँ पर है, तो कांताली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है ना, सीकर जिले में है। और सभ्यता को जो समय है, डेवलप्ड इन 2800 BC, यानी कि 2800 ईसा पूर्व। इट इज द वन ऑफ ओल्डेस्ट साइट्स ऑफ इंडियन चैल्कोलिथिक कल्चर, यानी कि जो भारत की ताम्र युगीन संस्कृतियां हैं उनमें से ये एक पुरानी संस्कृतियों में से एक है। कौन सी, गणेश्वर सभ्यता। कहाँ पर, राजस्थान के सीकर जिले में। इसलिए इसे ताम्र युगीन संस्कृति की जननी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताम्र युगीन संस्कृति की जननी किसको कहते हैं, तो गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, तो राजस्थान में मिली है। ठीक है, इसके जो प्रमुख स्थल आहाड़ उन्हीं में से एक है। आहाड़ है, गिलुंद है, मरमी है और बलाथल है। तो बलाथल और आहाड़ तो बहुत बार एग्जाम में, आहाड़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आहाड़ के बाद फिर बलाथल, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मरमी वगैरह हैं वो इसी के हैं, और जो गणेश्वर सिविलाइजेशन है इसी को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखेंगे इन द जोरवे चैल्कोलिथिक कल्चर द लोअर लेग ऑफ द डिसीज्ड वाज कट ऑफ बिफोर ब्यूरियल। जोरवे इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द, आपकी कौन सी भाई, ये कौन सी नदी है भाई, तो आप कहेंगे जो प्रवरा नदी है। प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है ये गोदावरी की। ठीक है, और कहां पर है जोरवे कल्चर, तो अहमदनगर जो डिस्ट्रिक्ट है किसका, महाराष्ट्र का, वहां पर स्थित है। जो कायथा कल्चर है चैल्कोलिथिक है, आपको पता ही है, ये कहां पर है, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है ना। इसे हड़प्पा की कनिष्ठ और समकालीन संस्कृति माना जाता है। इतनी अच्छी अच्छी उपमाएं हैं, आयोग यहीं से तो क्वेश्चन पूछता है। अगर वो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से पूछेगा तो यहीं से पूछेगा कौन सी सबसे बड़ी साइट है, किसको जननी कहा जाता है, इनको मैच कराओ, कौन सा इसमें मिसमैच है ना। और फिर पूछ लेंगे कि गणेश्वर सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल नहीं है, तो भी आपने पीछे ही पढ़ा, मरमी वगैरह है, बलाथल है, और क्या कहते हैं, बलाथल है, आहाड़ है ना, यही सब महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा के समान है। मालवा और राजस्थान में मिली गरुड़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषभ धार्मिक पंथ का कहीं ना कहीं प्रतीक था। इसी तरीके से चीजें डिसाइड होती हैं, है ना। बाकी आप जानते हैं अभी। और ये आपके 9 पाषाणकालीन स्थल है, ये इंपॉर्टेंट है। द साइट्स ऑफ न्यूलिथिक एज आर एज फॉलो इन नॉर्थ टू वेस्ट।
है ना, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत में कौन कौन सी हैं? मेहरगढ़ किले, गुल मोहम्मद, राना पुंडई, जलीलपुर सरायखोला। कश्मीर में कौन सी है? बुर्जहूम, गुफकराल हैं। उत्तरी भारत में कोल्डिवा जैसे उत्तर प्रदेश की है, महगड़ा भी उत्तर प्रदेश में, चिरांद बिहार की, शनिवार बिहार की है। पूर्वी भारत में अगर करोगे आप, पश्चिम बंगाल में आपके पांडुराज ढेरी है, शरतरु असम की है, मारकडोला कहाँ पे? असम के। मैच वाले क्वेश्चन आयोग का फेवरेट जो यहाँ पे सेगमेंट बनता है भाई, है ना, ये सारे देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके स्थान हैं। और प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया, ब्रह्मगिरी, हल्लूर है आपका, फिर कुपगल है, और फिर आप यहाँ पर देखेंगे मास्की है, शंगनकल्लू है, उसके बाद नागार्जुन कोंडा है ना, और फिर आप यहाँ पर देखेंगे पिकली हाल है ना, उत्तनूर है, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि पय्यमपल्ली है, कहाँ पर? तमिलनाडु, है ना, ये सभी हो जाएंगी, है ना। तो यही चीज सरतारू, गुवाहाटी, वही अभी पीछे आपने देखा है कि असम की सभ्यता है। फिर इंपॉर्टेंट, नेशनल ह्यूमन म्यूजियम विच वाज रीनेम्ड एज इंदिरा गांधी नेशनल म्यूजियम इज लोकेटेड इन भोपाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय नाम है, वो भोपाल में स्थित है, ठीक है। और यह क्या कर, इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, यह एक स्वायत्त संस्थान है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, यानी कि जो संस्कृति मंत्रालय है, यानी कि जो संस्कृति विभाग उसके अधीन। हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉपर एविडेंस हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम, आपका कौन सा है? डिस्कवर्ड फ्रॉम कौन सा? गुनगेरिया, गुनगेरिया, है ना। गुनगेरिया कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यहाँ से आप देखेंगे सबसे अधिक कॉपर के जो एविडेंस है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और भरतपुर पुरा स्थल पश्चिम बंगाल में स्थित है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि भरतपुर राजस्थान वाला है, वो नहीं है, ये भाई पूरा स्थल की बात कर रहे हैं, और ये है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल है। भरतपुर साइट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, एविडेंस ऑफ चाल्कोलिथिक पीरियड एंड लिथोलिथिक पीरियड हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम हेयर, है ना। कियारी और गियक नामक नवपाषाण कालीन जो स्थल है वो लद्दाख में अवस्थित हैं। त्रिपुरा के स्थलों में तैयार है अधूरे पत्थर के औजारों के प्रमाण मिले हैं। त्रिपुरा में दो नवपाषाण कालीन स्थल कौन? तेलियामुरा और जिरानिया थे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिस राज्य के स्थल हैं वो आपको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, याद करना ही करना है आपको, है ना। वही है कि नवपाषाण काल का एक चरण है जिसमें तांबे और औजारों का प्रयोग, यानी कि सबसे बाद वाला नवपाषाण काल के भी जो सबसे उत्तर में आएगा वो चाल्कोलिथिक एज है, जिसमें तांबे और पत्थरों के औजारों का हमने प्रयोग किया है ना। तो बस वही चीज यहाँ पर पे करें। ताम्रपाषाण का जो सामान्य सा अर्थ है वो चाल्को यानी कि तांबा और लिथिक यानी कि पत्थर, इन दोनों से बने औजारों का हमने पहली बार प्रयोग किया है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, मानव ने पहली बार तांबे का धातुओं की बात की जाए तो सबसे पहले जो है किसका प्रयोग किया? तांबे का। लोहे मत चले जाना, सबसे पहले मानव ने तांबे की धातु का प्रयोग किया है ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसे नवपाषाण ताम्र पाषाण काल, पाषाण ताम्र चरण, या फिर इसी को जो, हाँ अगर ये पूछ लिया जाए कि प्री हड़प्पन कल्चर किसको बोलते हैं? प्री हड़प्पन, नवपाषाण काल को, पुरापाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को, या फिर ताम्रपाषाण काल को। तो प्री हड़प्पन जो आपके सिविलाइजेशन है वो ताम्रपाषाण सभ्यता है। कौन सी है? ताम्रपाषाण सभ्यता। इस चीज को आपको ध्यान रखना है ना। अब यहाँ पे इनका संस्कृति और यहाँ पे इनका समय दिया हुआ है, इनको पढ़िएगा, है ना। और ये कौन से किस राज्य में, इनको पढ़ना। तो यहाँ से आपकी जो पहली क्लास है वो खत्म होती है, फिर आपसे मुलाकात होगी किसमें? वीडियो क्लास 2 में।